हेलो, राधे राधे। वेलकम और वेलकम बैक टू आर्ट ऑफ मैनिफेस्टेशन। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे एंड यू ऑल मस्ट बी डूइंग अमेजिंग। सो आज की सक्सेस स्टोरी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंगल है को डिपेंडेंसी का। अगर आपका भी मैनिफेस्टेशन डिले है तो हो सकता है को डिपेंडेंसी इसका एक रीज़न हो। हमको बहुत बार सुनने को मिलता है कि मेरा ए डिज़ायर मैनिफेस्ट होना बहुत ज़रूरी है, तभी मेरा बी डिज़ायर मैनिफेस्ट होगा। जॉब लगेगा तभी मैरिज होगा। एसपी से शादी हो जाए तभी मेरा पीआर का इश्यू रिजॉल्व होगा। मनी इश्यू रिजॉल्व होगा तभी एसपी से मैरिज होगा एंड सो ऑन। अब इसको बोलते हैं को डिपेंडेंसी या कंडीशन बेस्ड डिजायर्स। जब आप अपने एक डिजायर को दूसरे डिजायर से टैग कर देते हो तो प्रॉब्लम क्या होता है? सबकॉन्शियस को आप ये सिग्नल भेजते हो कि पॉसिबिलिटीज कंडीशनल है, पहले वो चाहिए, और मैनिफेस्टेशन डिले हो जाता है क्योंकि आपने अपने इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज पे अब कंडीशन सेट कर दिया है। इस केस में क्या होता है कि आपका इंटरनल स्ट्रेस बढ़ जाता है, डेस्पिरेशन और रेसिस्टेंस ग्रो होता है। कोडिपेंडेंसी डेस्पिरेशन, रेसिस्टेंस और फियर होल्ड करता है। इनफैक्ट मेनी मेनी डिजायर्स जो जो आप टैग करते जाते हो वो सभी डेस्पिरेशन, रेसिस्टेंस, फियर और ओवर थिंकिंग से टैग होता जाता है। कंडीशन बेस्ड डिजायर्स को डिफरेंट डिफरेंट पर्सपेक्टिव से समझा जा सकता है। हम यहाँ सिर्फ एक ही एंगल एक्सप्लेन कर रहे हैं। सो इस सक्सेस स्टोरी में कंडीशन बेस्ड एंगल है, बट क्लाइंट का मैनिफेस्टेशन सक्सेस अलग वजह से हुआ है। यहाँ एक कम्प्लीटली डिफरेंट मैकेनिज्म काम कर रहा है। तो चलो पहले सक्सेस स्टोरी सुनते हैं, फिर हम इस स्टोरी का डिकोडिंग करेंगे क्योंकि ये पैटर्न काफ़ी सारे लोगों में होता है। हेलो दिव्या दी, कैसे हो आप? मैं बहुत अच्छी हूँ, आप भी अच्छे ही होंगे। आप सब कितनी हेल्प कर रहे हो। एंड हेलो सबको जो मेरी तरह मैनिफेस्टेशन जर्नी में है। मैं आज अपनी एक सक्सेस स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ। उस सक्सेस स्टोरी में बहुत सारी बड़ी सक्सेस के साथ साथ छोटी छोटी सक्सेस स्टोरीज़ भी हैं। मेरा रिलेशनशिप इशू था जिसको लेकर मैं पिछले क्या लो के 1.5-2 साल से बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रही थी और स्टक फेस में थी। मैंने सब कुछ ट्राई कर चुकी थी, इतनी हीलिंग्स करवाई, पैसे वेस्ट किए, टैरो रीडर्स के पास गई, वहाँ तो पूछो ही मत, इतने ज़्यादा पैसे वेस्ट किए मैंने और मैं और ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी में जा चुकी थी। एक अट्रैक्शन कोच के पास भी गई थी, वहाँ मुझे लिमिटिंग बिलीव्स मिले। बहुत पैसा ख़राब किया मैंने, मेंटल प्रेशर और मेंटल हेल्थ तो बस ख़त्म ही हो चुकी थी। मरने को दिल कर रहा था मेरा। वर्क प्लेस में मन नहीं लगता था, वहाँ भी बस ये चीज़ बातें दिमाग में चलती रहती थी। दिल नहीं होता था काम पे जाने का। हर वक्त माइंड में बॉयफ्रेंड रिलेटेड नेगेटिव थॉट्स आते थे। कुछ ना करूं, बस घर पे पड़ी रहूं ऐसे लगता था। बट घर पे भी नहीं रह सकती थी ना। मैं कनाडा में रहती हूँ, एक रूममेट मेरे साथ रहती थी, उसने मेरा बहुत दिमाग ख़राब करके रखा था। जब भी मैं उस लड़की को देखती थी तो मेरे मन में इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी आ जाती थी, बहुत बुरा हाल था मेरा। अगर वो लड़की मेरे साथ होती ना तो मैं शायद कभी हील ही ना कर पाती। और उसके बाद क्या हुआ, मैं लॉ ऑफ अजम्पशन की दुनिया में आई, मेरी एंट्री हुई और मैं दिव्या दी से मिली और वो मेरी फ़र्स्ट कोच हैं लॉ ऑफ अजम्पशन की। मैं मैम के पास मेरे लिए 2 चीज़ें लेकर आई थी, एक अपनी रिलेशनशिप और दूसरी अपनी परमानेंट रेजिडेंसी ऑफ कनाडा। रिलेशनशिप डिज़ायर था कॉन्टैक्ट मैनिफेस्ट हो जाए, कॉन्टैक्ट से बियॉन्ड ही मैनिफेस्ट हो गया। जो दीदी से जुड़ने के बाद मुझे क्या लो 1 मंथ हील होने में लग गया था। जिस लेवल का डिप्रेशन और एनजाइटी में मैं गुज़र रही थी, दिन भर रोना, स्टॉक करते रहना, पागलों की तरह नेगेटिव थॉट्स आने, वो पूरी तरह से हील नहीं हुआ था अभी, लेकिन 70-80% मैं ठीक हो चुकी थी। बहुत फ़र्क था मुझे। उस 1 मंथ में मेरे बॉयफ्रेंड का मुझे बस एक बार एक स्नैपचैट पे एक स्नैप आई थी मुझे, लेकिन मैंने वो भी इग्नोर कर दी। और उसके बाद मैंने सारा दिन यूट्यूब देखते रहना, इंस्टा रील्स देखते रहना, फिर ये सब मैंने अपना कंट्रोल किया। मैं सोचने समझने के माइंडसेट में आ पाई। दी ने बहुत हेल्प की, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करती थी, बिल्कुल एक सिस्टर की तरह। वो मुझे अपनी बड़ी बहन की तरह ही लगती है।
धीरे धीरे मेरा माइंड अफर्मेशंस को लेने लगा, लाइफ के एरियाज़ में पॉजिटिविटी आने लगी। सबसे पहले तो मेरे टॉक्सिक रूममेट पता नहीं कैसे उसके सर्कमस्टांसिस बने, वो घर छोड़कर चली गई और कहीं और जाके रहने लगी, जो मेरे लिए एक बहुत बड़ा मिरेकल था। इवन के बॉयफ्रेंड से भी ज़्यादा बड़ा मिरेकल था वो मेरी लाइफ का, क्योंकि उसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा इरिटेट रहती थी और वो चली गई। मेरा घर घर लगने लगा। आई एम सो रिलैक्स्ड। मेरा वर्क परमिट भी आ गया। सिर्फ मैं ही अकेली थी जिसका वर्क परमिट आया उन 1000 लोगों में से। मिरेकल हो गया उस टाइम भी। सारे लोग मुझे बोल रहे थे, अरे यार तू तो बड़ी लकी है, अरे यार यू आर अ लकी गर्ल। एंड आई वाज लाइक या आई एम। और अब यहाँ की गवर्नमेंट किसी को दे भी नहीं रही है, चलो मेरी वर्क लाइफ भी सही होगी। मैं स्पाइरल तो करती थी इस बीच, बट पहले जैसा नहीं। बीच में घबराहट भी होती थी, सोचती थी उधर कुछ भी नहीं हो रहा होगा या नहीं। ऐसा जब भी होता था तो मैं दी को कॉल कर लेती थी। दी से मैं टच में रही। मेरे इस जर्नी में सिर्फ दी थी जो जो मेरी स्ट्रेंथ बनी और मेरे साथ खड़ी रही और मुझे पुश करती रही, नहीं नहीं होगा होगा, क्यों नहीं होगा, होगा ज़रूर होगा। मैं अकेली नहीं कर पाती शायद, किसी को बताती कुछ जो मेरे और मेरे बॉयफ्रेंड के रिलेशनशिप के बारे में जानते थे। यहाँ वो मुझे बोलते थे छोड़ दे, ये नहीं आएगा, तो क्यों टाइम वेस्ट कर रही है। आप लोगों के साथ भी ये सारी चीज़ें होती होंगी, है ना। जब लोग कैसे बोलते हैं तो और ज़्यादा दिमाग ख़राब हो जाता है। फिर मैं स्टोरी जो स्क्रिप्ट करती थी ना, रोज़ स्क्रिप्टिंग में पढ़ना लिखना, वो तो ऐसे मेरे माइंड में वो सारा कुछ छप चुका था एक फ़िल्म की तरह। अब मैं खुली आँखों से भी सारा कुछ देख रही थी कि वो मेरे घर के नीचे आया हुआ है, हम लोग घूमने गए हैं, और एग्जैक्टली सब वैसे ही हुआ। मैं स्क्रिप्ट को लिखती थी और पढ़ती थी, गूस पम्प्स आते थे मुझे, इंजॉय करती थी मैं फील कर पाती थी कि रियल में हो रहा है। मैंने सोचा था खास मेरे बर्थडे वाले दिन उसका मैसेज आएगा, बस पता नहीं एक मन में एक बिलीव बन गया था कि बर्थडे वाले दिन मैसेज आएगा ही आएगा, चाहे जैसे भी सर्कमस्टांसेस हो। उल्टा एक दिन पहले मैं बहुत रो रही थी, लेकिन मन में अंदर था कि नहीं, जो हो जाए बर्थडे वाले दिन मैसेज आना ही आना है। सेम बर्थडे वाले दिन उसका मैसेज आया मुझे नेचुरली लगा, मैंने इग्नोर किया। अगेन उसकी कॉल आई, फिर मैंने चलो कॉल उठाई, हमारी बात हुई इतने टाइम के बाद, बहुत अच्छी बात हुई। उसके बिहेवियर में बहुत फ़र्क आ चुका था, बहुत पॉजिटिव चेंज। तारीफ़ें करना, जेलसी फील करना, वो सब वो कर रहा था जो मैं पहले करती थी उसके लिए। उसने कभी मेरी तारीफ़ की नहीं, लेकिन उस दिन वो मेरी तारीफ़ ही करी जा रहा था। मैं जहाँ रहती हूँ उसके यहाँ से मतलब अब कह सकते कि 2 दिन लग जाते हैं आने को। पहले मैं जब भी मिलने को बोलती थी तो हमारी लड़ाई हो जाती थी, बोल रहा था मैं फ्री नहीं हूँ, मैं नहीं आ सकता, ये वो एंड ऑल दैट। आज देखो वही बंदा खुद मेरे लिए टाइम निकाल के इतनी दूर मुझे मिलने के लिए, और मैंने तो उसे बोला भी नहीं था कि आ पाओ, मुझे सरप्राइज़ दिया। पहले उसका यहाँ पे आना जाना लगा रहता था काम की वजह से, बोलती थी कि आ जाओ, फिर भी नहीं आता था, पास में से आकर चला जाता था। लेकिन इस बार देखो खुद एफ़र्ट्स लगा के मुझे मिलने के लिए आया। हम पूरे 1.5 साल के बाद मिले। वो चीज़ मेरे लिए एक मिरेकल भी था, और मतलब मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे यकीन था भी कि मेरी लाइफ में मैजिक हो रहा है, तो मुझे यकीन तो करना ही पड़ेगा। हमने साथ में टाइम स्पेंड किया, घूमे, बिल्कुल वैसे और जैसे मैं अफर्मेशन करती थी और जैसे मैं मतलब ऐसे मतलब विजुलाइज़ करती थी, ऐसे ऐसे हो रहा, बिल्कुल सारी चीज़ें वैसे वैसे हुई। मैनिफेस्टेशन करनी थी कांटेक्ट, और कांटेक्ट से ज़्यादा ही मैनिफेस्ट हो गया ऑब्सेशन। अब तो उसके कॉल जितने आते हैं मैं ही इग्नोर करती रहती हूँ। मैं खुद मतलब मैं थक जाती हूँ, मुझसे इतनी बात नहीं होती, क्योंकि मैं यूज़ टू ही नहीं हूँ उससे इतनी बात करने की। अब तो मुझे अपनी गर्लफ्रेंड भी बोलता है, उसकी आधी फैमिली में भी मेरे बारे में पता चल चुका है, उसके फ्रेंड सर्कल में भी पता चल चुका है। मैरिज रिलेटेड रील्स भी मुझे सेंड करता है, लाइक आफ्टर मैरिज वी विल बी लाइक दैट, वी विल बी लाइक दैट। यहीं पर ही नहीं, वो तो यहाँ पे मतलब मूव होने का भी सोच रहा है कि मैं यहाँ पर आ जाऊँगा। ये सब मतलब वो खुद ही कर रहा है, मैं तो कुछ कर ही नहीं रही हूँ, ना ही मुझसे कुछ बोल रही हूँ। मुझे बहुत मज़ा आ रहा है, मैं बस सोचती हूँ और वो करता रहता वो सारी चीज़ें। बस मुझे तो सिर्फ सोचना ही है ना, सबकॉन्शियसली। जो सारे लोग थे बोलते थे ये नहीं आएगा, तुम्हारा बॉयफ्रेंड अच्छा नहीं है, वो तो गायब हो चुका है, पिछले 1.5 साल से तो तुम्हें मिलने नहीं आया, तुम झूठ बोल रही हो, तुम्हारा कुछ नहीं है उसके साथ। और जिस दिन वो आया ना, आज उन सब लोगों की नज़रें मेरे सामने झुक चुकी हैं, और उल्टा वो लोग बोलते हैं ओह माय गॉड तुम्हारा बॉयफ्रेंड कितना अच्छा है, काश हमारा बॉयफ्रेंड भी ऐसा होता।
तो ये होती है मैनिफेस्टेशन की पावर। पेशेंस मैंने बहुत रखा है। जब पेशेंस जवाब देता था तो मैं दी से बात कर लेती थी, तो मेरा मन थोड़ा ठीक हो जाता था। इनकी एनर्जी मुझे बहुत अच्छी लगती है, बहुत पॉजिटिव और काम है। आप चाहे आप एक चीज़ को 50 बार भी पूछोगे ना, वो 50 बार भी नहीं थकेंगी, वो आपको फिर भी वैसे ही प्यार से जवाब देगी। अपने घर से उस लड़की का जाना, अपना वर्क परमिट मिलना, अपने बॉयफ्रेंड का वापस आना, ये सब मैनिफेस्ट किया। और एक छोटी सी सक्सेस स्टोरी और है, बड़ी प्यारी सक्सेस स्टोरी है। मेरी यंगर सिस्टर है, उसके बर्थ की। मेरी मॉम को डॉक्टर ने बोल दिया था कि आप कभी भी प्रेग्नेंट नहीं हो सकते, आपके ट्यूब्स ब्लॉक हैं, आपके ये वो प्रॉब्लम्स है, और हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ बता दिए। और वो सच में वो इतने सालों तक प्रेग्नेंट हो भी नहीं पाई, बहुत ट्रीटमेंट करवाई, बहुत कुछ हुआ। लेकिन अचानक हमारे मन में बात आई कि हमारे घर पे बेबी आएगा, बेबी आएगा। हम सब सोचने लग गए, ज़्यादातर तो मैं ही सोचती थी। और देखो मेरी मॉम प्रेग्नेंट हो गई, और मेरी सिस्टर मुझसे 20 साल छोटी है। एंड नाउ शी इज़ 6 years old. शी इज़ हेल्थी, शी इज़ सो स्मार्ट गर्ल, शी इज़ वेरी ओवर स्मार्ट गर्ल। और जिस दिन मेरी मॉम प्रेग्नेंट, सब डॉक्टर्स हैरान थे और वो बोल रहे थे कि ये तो मिरेकल हो गया, ये कैसे हो सकता है, कैसे पॉसिबल है। तो हमें कोई लॉजिक नहीं लगाना होता, जिसमें लॉजिक नहीं ना लगता वो मिरेकल होता। जब मिरेकल होता ना, तब सारी दुनिया हैरान रह जाती है। अब मुझे मैनिफेस्टेशन का असली पावर समझ आ चुका है। जब मैं इतने डिफ़िकल्ट फेज से निकल सकती हूँ, तो आप सब भी निकल सकते हो, और आप मैनिफेस्ट भी कर सकते हो मेरी तरह। सो ये थी मेरी स्टोरी। आई होप आप सबको ये स्टोरी बहुत हेल्प भी करेगी, आपको स्ट्रेंथ भी मिलेगी इस स्टोरी से। इस पूरी जर्नी में मैंने सिर्फ खुद पे काम किया है पेशेंटली। अब मैं मैरिज मैनिफेस्ट कर रही हूँ, एंड वो शेप भी ले रहा है। तो आई थिंक मेरी मैरिज वाली सक्सेस स्टोरी जल्दी आ जाएगी, एंड मुझे पूरा यकीन है 2026 में मेरी मैरिज हो जाएगी। आई एम 100% श्योर। एंड थैंक यू सो मच दिव्या दी, आई लव यू सो मच। आपसे जुड़ना मेरे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। आप मुझे सब चीज़ बहुत अच्छे से समझाए। आई एम सो थैंकफुल एंड आई एम सो ग्रेटफुल कि भगवान ने मुझे आपसे मिलाया। थैंक यू सो मच दी, आई लव यू दी। तो थैंक यू सो मच अपनी सक्सेस स्टोरी हम लोग के साथ शेयर करने के लिए एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो इनका एसपी के साथ 1.5-2 साल से कोई कांटेक्ट नहीं था। पास्ट बहुत ट्रॉमेटिक था, रिजेक्शन, नो कम्युनिकेशन, जीरो मूवमेंट। और इसके साथ साथ इनके रियलिटी में एक टॉक्सिक रूममेट भी एग्जिस्ट करती थी। अब ये क्या करें? एसपी और वर्क परमिट से रिलेटेड डिजायर को इन्होंने सबकॉन्शियस लेवल पर टैग कर दिया रूममेट के चले जाने से। मतलब माइंड में ये मैसेज जा चुका था, रूममेट जाएगी तभी लाइफ ठीक होगा, तभी एसपी का कॉल आएगा, तभी कैरियर मूव होगा। टैगिंग की वजह से क्या हुआ? डिजायर्स एनर्जेटिकली कंडीशनल बन गया, इसलिए दोनों डिजायर्स एक्सेस डिले हुआ, क्योंकि सबकॉन्शियस ऑलरेडी कंडीशनल मैसेज ले चुका था इनका। पर रियलिटी क्या था? ये दोनों डिजायर्स रूममेट के रहते हुए भी मैनिफेस्ट हो सकता था। बाकी डिजायर्स मैनिफेस्ट होने के लिए रूममेट का पहले जाना रिक्वायर्ड नहीं था, पर क्योंकि ये ऐसा अजम्पशन बना के रखी थी, तो इनके माइंड ने ये रिक्वायरमेंट एक्सेप्ट कर लिया था। अगर इन्होंने एसपी और वर्क परमिट वाले डिजायर को रूममेट के चले जाने से टैग नहीं किया होता, तो इनका एसपी मैनिफेस्टेशन रूममेट के रहते हुए भी आ जाता। सो इनके एसपी डिले का ये एक रीजन था, है ना। अब दूसरा जो रीजन था, वही 2 साल का पेन, 2 साल का रिजेक्शन पैटर्न, पुराने बिलीव्स, इमोशनल वुंड्स, बेसिकली इनकी ओल्ड आइडेंटिटी। एसपी मुझे चूज नहीं करेगा, ये इनका कोर रीजन था एसपी को लेकर। सो टॉक्सिक रूममेट के जाने के बाद भी इनको अपने एसपी बिलीव्स पे वर्क करना पड़ा, और इन्होंने पेशेंसली वर्क किया भी। अफर्मेशन, स्क्रिप्टिंग, विजुअलाइजेशन, अपना सेल्फ वर्थ बिल्ड किया। तो यहाँ डिले का 2 रीजन था, ओल्ड वुंड्स प्लस रिजेक्शन ट्रॉमा, और दूसरा को डिपेंडेंसी टैगिंग। बट मैनिफेस्टेशन सक्सेस होने का रीजन सिर्फ एक ही था, आइडेंटिटी शिफ्ट, बिलीव शिफ्ट। सो अगर ये मैनिफेस्टेशन सक्सेस को डिपेंडेंसी की वजह से होता, तो क्या होता? रूममेट गई कि एसपी तुरंत आ गया, है ना। रूममेट जाती, उसी दिन एसपी का कॉल आ जाता।
बट ऐसा नहीं हुआ। होता क्या है कि डिज़ायर्स जो होते हैं वो पैरेलल मैनिफेस्ट होते हैं, लीनियर नहीं। रिमेंबर पैरेलल रियलिटीज़ का कॉन्सेप्ट। डिज़ायर्स जो होते हैं वो एक दूसरे को ब्लॉक नहीं करता जब तक उन पे रेसिस्टेंस ना हो। हर डिज़ायर को अपना आइडेंटिटी शिफ्ट चाहिए होता है, और अगर आपके बिलीव डीप हैं तो वर्क तो करना पड़ेगा, कोई शॉर्टकट नहीं है। सो द थिंग इज, अगर आपने भी अपने डिज़ायर पे ऐसा कंडीशन पुट कर दिया है तो आपको नीड है अपने डिज़ायर को सेपरेट ट्रीट करने का। जैसे जॉब को सेपरेट ट्रीट करो, है ना, मैरिज सेपरेट, एफपी सेपरेट, मनी सेपरेट। अपना कंडीशन बेस्ड प्रोग्रामिंग आप डिलीट करो। पहले ये होगा तभी ये होगा, ऐसा नहीं। ऐसा करने से क्या होगा कि एक्सेस डिले ही होगा। आप अपने डिज़ायर्स को पैरेलल डिक्लेयर करो कि जॉब भी आ रहा है, मैरिज भी होना है, एफपी भी अलाइंड है, मनी भी आ रहा है। और जब इनर स्टेट आपका पीस में आता है, टॉक्सिक लोग ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ से मूव आउट हो ही जाते हैं। कुछ ना कुछ सिनेरियो बन जाएगा कि वो लोग खुद ब खुद निकल जाते हैं। आप 3D को फोर्स नहीं करते, पहले आपका इनर स्टेट चेंज होता है, फिर 3D नेचुरली फॉलो करता है। तो कोड डिपेंडेंसी आपके डिज़ायर को एक्सेस डिले में ही डालता है, कॉम्प्लिकेट करता है और अननेसेसरी स्ट्रगल क्रिएट करता है। पॉसिबिलिटीज तो इन्फानाइट है, तो आप कॉन्शियसली उन पर लिमिट क्यों डाल रहे हो, है ना, मत डालो। आपका मैनिफेस्टेशन डिपेंड करता है आपके डोमिनेंट इनपुट पे, डोमिनेंट स्टोरी पे, आपकी आपकी डोमिनेंट आइडेंटिटी पे। बाकी सारी चीज़ें सेकेंडरी हैं। ओके, तो ऐसा टर्म आपको बुक में लाइक कहीं नहीं मिलेगा, बट बहुत सारे मैनिफेस्टेशन टीचर्स जो हैं अपनी स्टेटमेंट के थ्रू हमेशा इस चीज़ का जिक्र करते आए हैं। और इसमें साइंटिफिक, लॉजिकल लाइक न्यूरोसाइंस, सबकॉन्शियस रूल्स, क्वांटम पैरेलल रियलिटीज़, मैनिफेस्टेशन लॉजिक, सब कंबाइंड है। और हम कोशिश किए हैं कि काफ़ी सिंपल वे में इसको एक्सप्लेन कर पाए, ताकि आपको ये कंडीशन बेस्ड डिज़ायर का कॉन्सेप्ट समझ में आए और आप आगे से अपने कोई भी डिज़ायर पे ऐसी कंडीशन नहीं फिक्स करें, ठीक है, जिससे कि आपका मैनिफेस्टेशन एक्सेस डिले में चला जाए। तो चलो अब आप कमेंट में बताना, ठीक है, कि कौन कौन अपने डिज़ायर पे कंडीशन पुट किए हुए हैं, है ना। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैप्पी मैनिफेस्टिंग, आई लव यू ऑल, थैंक यू।